रंगों की इस दुनिया का जो हर रंग जीता है, कभी खुशी तो कभी गमों का प्याला पीता है। ना वो जादूगर है, ना ही वो कोई खुदा है, वो तो किरदारों को गढ़ता खालिस अभिनेता है। नमस्कार, आदाब, खम्मा घड़ी। मैं हूँ प्रियदर्शनी और मैं हूँ आपके साथ अजहर। और दोस्तों, कहते हैं ना, काम वो नहीं करते जो सब करते हैं, आप तो जो करते हैं गजब करते हैं। जी हाँ दोस्तों, धरती धुरारी के इस मंच पे आज एक ऐसे ही उम्दा कलाकार हमारे साथ है जिनकी व्यक्तिगत कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जब वो बात करते हैं अपने जीवन यात्रा की, तो शायद जीवन यात्रा को इस तरीके से वो बयान करते हैं, वो कहते हैं ना कि ऐसी कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे वरिष्ठ रंगकर्मी और सिने जगत, टीवी जगत के उम्दा जाने माने कलाकार श्री नरेंद्र गुप्ता जी का। नरेंद्र सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी जीवन की जो कहानी है, हकीकत में बड़ी फिल्मी सी कहानी नज़र आती है। और आपके बारे में हमें ये भी जानकारी हासिल है कि कहते हैं कि मम्मी चाहती थी कि डॉक्टर बने, आप कुछ और चाहते थे। और एक क्वेश्चन जो शायद पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहा, जो आपकी जीवनी भी की आपने टाइटल भी देने की बात कही है, पता नहीं क्यों। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जीवन यात्रा की जो शुरुआत है वो कैसी रही, और ये रंगमंच की तरफ झुकाव या रुझान है वो कैसे हुआ, वो आपसे जानना चाहेंगे। भाई, आपकी पहली बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। वैसे मैं एक व्यवसायी परिवार से हूँ, बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, और मेरे परिवार में आयरन स्टील का बिजनेस होता था। मैं 10वीं क्लास में पता नहीं कैसे फर्स्ट डिवीज़न ले आया जी। और पता नहीं क्यों मेरे परिवार वालों ने सोचा कि इसे हम व्यवसायी नहीं बनाएंगे, ये हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा है, मैं आई वॉज द लास्ट पर्सन, तो इसे हम डॉक्टर बनाएंगे। और पता नहीं क्यों उन्होंने सोच लिया, पता नहीं क्यों मैं 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आ गया, पता नहीं क्यों मैंने महाराजास कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और फिर पता नहीं क्यों मैं थिएटर की तरफ मुड़ गया। वाह। आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि थिएटर में मैं इसलिए मुड़ा कि मुझे कुछ अभिव्यक्त करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका चाहिए था। वाह। और मैं बचपन से कुछ ना कुछ अभिव्यक्त करने की कोशिश इसलिए भी करता था कि मैं जब 4 या 5 साल का था, मैंने अपने पिता को खो दिया था। और उन दिनों फोटोग्राफ्स ज़्यादा लिए नहीं जाते थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पास मेरे पिता का कोई फोटोग्राफ नहीं था। मेरे परिवार में जो एक फ़ोटोग्राफ था वो तब का था जब मेरे पिता खुद 28 या 30 साल के रहे होंगे। मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पाता था। जब मैं छोटा था तो मैंने मेरे पिता को बिस्तर पे देखा, एक कृशकाय पतला दुबला सा शरीर, और यकीन मानिए मैं आज भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे पता नहीं होता है कि मेरा पिता कैसा था। मैं हर एजेड आदमी में, हर बूढ़े व्यक्ति में अपना बाप आज तक खोजता हूं। तो वो जो दर्द जो मैं महसूस करता था, मुझे उसकी अभिव्यक्ति नहीं मिल रही थी। और मैंने 1-2 बार कुछ नाटक देखे रंगमंच पे, अपने रविंद्र मंच पे, तो मुझे लगा कि ये एक तरीका है जिससे डायरेक्ट ऑडियंस के साथ जुड़ा जा सकता है। वाह। और पता नहीं क्यों मैं साइंस से हट कर के और नाटकों की दुनिया में चला आया। महाराजास कॉलेज में एक थिएटर का एक ग्रुप बना हुआ था, ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई हुई थी, उसमें मैं चला गया। पता नहीं क्यों मुझे उसमें सेलेक्ट कर लिया गया, पता नहीं कैसे मैंने वो नाटक भी कर लिया, और पता नहीं क्यों सब लोगों को मैं अच्छा भी लगा, और वहाँ से मेरी थिएटर की जर्नी शुरू हो गई। बहुत खूब। पेरेंट्स का क्या रवैया था जब आप साइंस स्ट्रीम से आर्ट स्ट्रीम में आए तब? क्योंकि पेरेंट्स तो चाह रहे थे, यानी कि आपकी माताजी चाह रही थी कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आधा जवाब तो मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, देखने वालों पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि सबको ये बात मालूम है कि एक व्यावसायिक परिवार से एक व्यक्ति, जिससे लोगों ने उम्मीद उसके परिवार वालों ने लगाई हो कि डॉक्टर बनेगा, जब वो नाटक करने लग जाए तो उनके तो वज्रपात हो गया। कैसा महसूस होगा ये सब लोग समझ सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा। बड़ा लोगों को, मेरे परिवार वालों को दुख होता था। कोई कभी कभी डांट भी देते थे, कभी कभी गुस्सा भी होते थे, कभी कभी गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन उनके चेहरे से लगता था कि ये सुखी नहीं है, खुश नहीं है, हाँ। मुझसे खुश नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन चीज़ों को दरकिनार करता रहा और नाटक में लगता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने नाटक किए,
अखबारों में मेरे लिए अच्छा कुछ छपा भी कि ये नरेंद्र नाम का एक एक्टर जयपुर में है और इसने ये नाटक किया, अच्छा अभिनय किया, मैं चाहता था, मेरे घर में अखबार आता था, मैं चाहता था मेरे बड़े ब्रदर जो मेरे पिता तुल्य थे, मेरी माँ, ये पढ़ लें इसको, उनको लगे कि पर वो पता नहीं क्यों वो उसी चीज को नहीं पढ़ते थे। बाकी सब कुछ पढ़ लेते पता नहीं क्यों, हाँ, पता नहीं क्यों। बाकी सब अखबार पढ़ लेगा आदमी, वही चीज नहीं पढ़ेगा तो समझ भी नहीं आता, पता नहीं क्यों, ये क्यों नहीं पढ़। सर यहाँ एक बात बड़ी लाजमी तौर से पूछनी मुझे चाहिए, क्योंकि इसलिए भी कि 22 वर्ष तक एक किरदार ऐसा निभाया जो शायद वो कहते हैं मम्मी की बच्चा डॉक्टर बन जाए, वो शायद असल जीवन में तो डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन पर्दे पर डॉक्टर की भूमिका ऐसी निभाई, और उसके साथ बहुत सारी कहानियां भी हैं, उन तक भी हम रुक करेंगे। लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुलाबी नगरी से सीधा ख्वाबों की नगरी मुंबई में पहुंच जाना, वो सफ़र कैसा रहा और शुरुआती जो संघर्ष था वो कैसा था? हाँ, सफ़र तो अच्छा ही होता है अगर आप जो सफ़र में आने वाली मुश्किलात का सामना करते रहें और उनसे डरे नहीं। वाह, ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि अगर आप सफ़र करेंगे तो उसमें मुश्किलात आएंगी, उसमें अड़चने भी आएंगी। यकीनन। अगर आप डर गए तो सफ़र ख़राब हो जाएगा, अगर आप थक गए तो सफ़र ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है। लेकिन आप डरेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, तो ये लाजमी तौर पर सही है कि सफ़र अच्छा ही होगा। क्या बात, खूबसूरत। आपकी मंजिलें आपसे दूर होती चली जाएं और आप आगे बढ़ते चले जाएं, ये जीवन का निरंतर क्रम है। आप चलते चले गए सफ़र में और आपकी मंजिल आपने पाली और आपको लगा कि मैंने अपनी मंजिल पाली, तो ये आपका अंत है। मंजिल मिली, लेकिन मंजिल के आगे और मंजिलें हैं, मंजिलें अभी और भी हैं। मंजिलें अभी और भी। क्या बात है। बहुत तो इसलिए इंसान का और ख़ास तौर पे कलाकार का सफ़र तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए, रुकेगा भी नहीं, रुका भी नहीं। क्या बात है। मैं आज भी सफ़र में हूँ, जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है, एक सफ़र का एक पड़ाव है। तो सफ़र, मेरा सफ़र अच्छा रहा, मैं इसको ऐसा ही मानता हूँ कि अच्छा रहा। अड़चनें आई, बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारी दुविधाएं भी आई, लेकिन मैं उनको पार करता रहा और पता नहीं क्यों मैं उनसे डरा नहीं, पता नहीं क्यों मैं रुका नहीं, पता नहीं क्यों मैं थका नहीं, और मैं चलता चला गया और आज भी चल रहा हूं। यहाँ एक शेर मुझे बड़ा खूबसूरत सा याद आता है। बिल्कुल। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर सफर में रहा। क्या बात, क्या तो बात, सफर के मजे लेना, या यूं कहें कि सफर का जो जायका है ना, उसका स्वाद पूरे अच्छे से लेना, वो बड़ा जरूरी है, बड़ा लाजमी है। बेशक 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 क्या बेशक। बात, और बहुत सर आप अच्छा। मुंबई नगरी पहुंचे और आज भी आप युवाओं के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, उनके लिए प्रेरक हैं आप। रंगमंच की बात करें या फिल्मों की बात करें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, लोगों को आपसे प्रेरणा लेते हैं लोग और आपकी जिंदा दिली की तारीफ करते हैं। बेशक, ये मेरे लिए खुशखबरी है। और अगर ऐसा है तो मैं अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ जी। क्योंकि एक बात और मैं बताऊं, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कलाकार को कभी कभी अपनी पीठ थपथपा लेना चाहिए। सर मैं अक्सर करती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी पीठ तो थपथपाने का उसको भी गाए बगाए हक है। तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लेता हूं कि लोग मेरी तरफ प्रेरणा की दृष्टि से देखते हैं, तो मैं अपनी पीठ थपथपा लेता हूं। पीठ थपथपाना शायद इसलिए भी लाजमी है कि थोड़ा सा इश्क खुद से भी जरूरी है। हाँ। थोड़ा सा इश्क खुद से भी जरूरी है। ये वो इश्क है कि जिसमें बेवफाई नहीं हो। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत यहाँ अच्छी पे मैं बात। पीठ थपथपा देती हूँ। भाई बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं आपके पास। जी तो सर यहाँ वो जो मुंबई की बात, और जैसा कि आपने संघर्षों को भी अपने आप में लफ्जों में पिरोने की कोशिश की। त्योहार कहा है आपने, सब कहा, संघर्षों को। संघर्ष को भी आपने, कि जिंदगी में संघर्ष तो सिर्फ एक उत्सव है, सांसों का आना जाना भी त्योहार होता है। हाँ, वो कुछ मैंने ऐसा बयान किया था कि जीवन के संघर्ष को त्योहार, जीवन के संघर्ष को त्योहार बना लें, सांसों का आना जाना उत्सव हो जाए। वाह, बात है, क्या क्या बात बात है है, सर, बहुत बहुत उम्दा लफ्ज, बहुत तो अपने जीवन को फेस्टिविटी के तौर पर देखिए आप, तो फिर जीने का भी कुछ मजा रहेगा। क्योंकि कलाकार अगर संघर्ष से थक करके रुक गया तो फिर उसकी कला खत्म हो जाएगी। अब चॉइस आप पर है कि आप एक संघर्ष से डर के बैठ जाएं तो फिर आप रुक जाएंगे। मैं रुकना चाहता ही नहीं। क्या बात है। तो रुकना नहीं चाहता, तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि उन संघर्षों को मैं अपना लूं, और अपनाऊं कैसे, मैं उनका उत्सव मनाने लगूं।
क्या बात बहुत है। खूब। यानी जयपुर से आप जब मुंबई नगरी पहुंचे इस संघर्ष को उत्सव मनाते हुए, और वहां पे आपने कई फिल्में की, कई सीरियल्स भी की, एक मौत की सजा, एक आसमा, मौत की सजा, तू चोर में सिपाही, ऐसी कई फिल्में आपने की। उसके बाद आपने कई सीरियल्स भी किए, लेकिन जो पहचान मिली आपको असली, वो मिली सीआईडी सीरियल से। उसकी क्या कहानी है सर, कैसे आप वहां तक पहुंचे, वहां के क्या अनुभव है, वो जो हमारे दर्शक हैं वो यकीनन जानना चाहेंगे। सीआईडी मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है जी, वो इसलिए भी है कि 22 साल मैंने वो सीरियल किया है, क्या और वो इसलिए भी है कि एक अनूठा कैरेक्टर था। दरअसल अक्सर आपने किसी भी सीरियल में, क्राइम शो में पुलिस इंस्पेक्टर्स देखे होंगे और पुलिस वाले देखे होंगे, क्राइम करते हुए लोग देखे होंगे, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरियल में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ये एक ऐसा सीरियल था जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल था, और मुझे पता नहीं था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या होता है। जब मुझे रोल मिला तो वो उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर का रोल है, और डॉक्टर का रोल मैं करना चाहता नहीं था क्योंकि डॉक्टर का कोई रोल नहीं था। अच्छा। मुझे फिल्मों में जब मैं देखता था तो डॉक्टर का रोल ये होता था कि हमने अपना काम कर दिया है, भगवान से दुआएं कीजिए, और वो सफेद कोट पहन करके वापस चला जाता है आदमी। लेकिन ये तो है नहीं, डॉक्टर का कोई कैरेक्टर नहीं होता अनटिल अनलेस वो डॉक्टर किसी का बाप ना हो, किसी का भाई ना हो, किसी का प्रेमी ना हो। डॉक्टर का क्या कैरेक्टर है? डॉक्टर तो यही करेगा कि अस्पताल में आपके सुई टाका लगा देगा और कहेगा अच्छा भाई आप देखभाल कीजिए। तो मुझे लगा अच्छा, इससे पहले मैं एक डॉक्टर का रोल कर चुका था। मेरे जीवन का सीआईडी से पहले मेरे जीवन का सबसे पहला सीरियल था, उस सीरियल का नाम था जीवन रेखा, लाइफलाइन। वो हॉस्पिटल पर ही बेस्ड था, और विजया मेहता जो थिएटर की बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं और जिन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, जैसे पेस्टन जी बनाई नसीर भाई को लेकर के, और तो उन्होंने वो सीरियल बनाया था, और हम बॉम्बे के नानावटी हॉस्पिटल में उस सीरियल को शूट करते थे। उसमें मुझे एक डॉक्टर का रोल मिला था। अच्छा। हाँ, सबसे पहला सीरियल मेरा वही था। उसी सीरियल को करने की वजह से ही मैं बॉम्बे गया था। अच्छा, यहाँ से आपने जब रुख किया, यहाँ से आप जब दिल्ली गए, यहाँ से तो मैं दिल्ली गया। जी जी जी। दिल्ली में मैंने श्री राम सेंटर रेपर्टरी में एज ए प्रोफेशनल एक्टर काम किया। वहाँ पर भी कुछ अच्छे प्लेस किए, जिसमें एक था डेथ ऑफ ए सेल्समैन, जो हिंदुस्तान में पहली बार हिंदी में हम ही लोगों ने किया था, एक सपने की मौत के नाम से। भानु भारती जी ने उसे डायरेक्ट किया था, और उसमें काफ़ी मुझे पसंद किया गया, पता नहीं क्यों। जी। अच्छा सर, एक बात और शुमार है आपके लिए कि जब भी कुछ किया है बड़ा खास किया है। हम तो चलते रहे कदम दर कदम और इतिहास किया है। वाह। बात करूं आपके जो 22 साल तक आपने एक किरदार निभाया सीआईडी में, वहीं दूसरी ओर आपके निर्देशन में निरंतर 37 सालों तक जो ये, और अभी भी चल रहा है, जो अभियुक्त की हम बात करते हैं, रंगमंच की जब हम बात करते हैं, आपके डायरेक्शन की यानी निर्देशन की हम बात कर रहे हैं, एक एक्टर के तौर पे, एक निर्देशक के तौर पे कितना फर्क महसूस करते हैं सर आप? एक्टर के तौर पर दो अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन दोनों आपस में गुथी हुई भी हैं। क्योंकि बेसिक थिएटर की समझ और थिएटर की समझ के से भी और मैं परे जाऊं, दूर जाऊं, तो बेसिक जिंदगी की समझ अगर नहीं होगी तो आप थिएटर नहीं कर सकते। सही बात है। और अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो चाहे आप अभिनेता हो, चाहे आप निर्देशक हो, आपको जिंदगी की समझ होनी ही चाहिए। तो ऐसे ये इंटर रिलेटेड है। लेकिन अभिनेता और निर्देशक में यही फर्क है, जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं और कोई एक हाथ आपको टॉर्च जला करके वो अंधेरे रास्ते को उजाले में परिवर्तित करके आपको आपकी राह दिखा रहे, ये निर्देशक है। वाह। अभिनेता एक अंधेरी, एक ग्रे एरिया में घूम रहा है, कुछ कुछ समझ रहा है, कुछ कुछ नहीं समझ रहा है। यहाँ पर निर्देशक का काम आता है कि वो उसका हाथ पकड़े और टॉर्च जलाए अपने ज्ञान की, और उसको दिखाए कि देखो ये है वो रास्ता जहाँ पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। क्या बात है। इसके अलावा निर्देशक का और कोई काम नहीं, चलना उस अभिनेता को ही है। लेकिन निर्देशक यहाँ जरूरी है, और निर्देशक को अभिनेता की समझ, अभिनय की समझ होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, तो वो डेवलप होता है। कुछ लोगों में शुरू से ही डेवलप हो जाता है, वो शुरू से ही निर्देशक होते हैं। जैसे कई लोगों ने कभी कोई अभिनय नहीं किया लेकिन निर्देशक बन गए और बहुत अच्छे निर्देशक बन गए। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने पहले अभिनय किया, और जब मैंने अभिनय शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं निर्देशक बन सकता हूँ।
लेकिन धीरे धीरे नाटक की और ज़िंदगी की और अपने आप की और पुस्तक की और किताबों की और शब्दों की समझ जब बढ़ने लगी, जब मुझे लगा कि अब मुझे शायद इतनी समझ आ गई कि मैं किसी और का भी हाथ पकड़ करके लेके जा सकता हूँ, तो मैंने निर्देशन करने की जिम्मेदारी ओढ़ी। क्या बात है। ऐसे ही ये दोनों चीजें हैं। तो उसका अलग सुख है जो अभिनय आप कर रहे हैं, और निर्देशक का अपना सुख अच्छा, है। प्रिया जी, एक बड़े मंच पे मैंने इन्हें कहता सुना था और मैं अभी दोबारा वो आवाज जरूर जानना चाहूंगा कि एक अभिनेता की जो मौलिकता है, स्वाभाविकता है, उसे बरकरार रखने का काम भी एक निर्देशक को करना चाहिए, और आपने इसको लेकर कुछ जिक्र भी किया था, तो वो आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। बहुत जरूरी है अभिनेता की मौलिकता। देखिए क्या है, मैं ऐसे निर्देशकों को अच्छा निर्देशक नहीं मानता। मेरी कई बार अपने भी कई पिछले निर्देशकों से इस बात पर झगड़ा हुआ है कि आप अभिनेता को अभिनेता रहने दें या उसे नक्काल बना दें। बिल्कुल सही। एक निर्देशक खराब निर्देशक है अगर वो ये बताए कि इसको ऐसे बोलो, ऐसे वहां जाओ, ये भाव लाओ, जो अपने चेहरे पर बताए कि ये भाव ऐसा चाहिए मुझे, वो दरअसल अपने आप की नकल करवाना चाहता है आपसे। मैं आप में नरेंद्र गुप्ता क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं अजहर भाई को ये समझाऊं कि ये चरित्र है। अब आप अपनी मौलिकता के साथ इस चरित्र को जैसा हम चाहते हैं, हम निर्देशक नहीं, जैसा राइटर चाहता है, जैसी परिस्थितियां चाहती है और जैसा निर्देशक उसको देखता है, वो सब मिलकर के हम बनता है। निर्देशक अकेला कुछ नहीं होता, उसको ये अधिकार नहीं है कि मैं चाहता हूं ऐसा करो, नहीं। अरे भाई, कैरेक्टर कुछ और है, राइटर ने कुछ और लिखा है, तो अब क्या है, उस अभिनेता की मौलिकता को बराबर बरकरार रखते हो कि भाई तुम अपना भी दिमाग लगाओ इसमें, अपनी सोच डालो इसमें और मेरे करीब आ जाओ, और फिर अपन चलते हैं इस चरित्र के सफर में। क्या बात है, बहुत खूब। वो जरूरी है। तो ये मौलिकता, अभिनेता की मौलिकता को खत्म नहीं किया जा सकता है। और वो निर्देशक खराब, मैं खुलेआम कह रहा हूं, वो निर्देशक खराब निर्देशक है जो अपने आप को किसी भी अभिनेता पर थोपता है। मार्ग प्रशस्त करना जरूरी है निर्देशक के Absolutely, तौर पर, मार्ग प्रशस्त बजाय भी दो उसे- साथी जैसे होते जी हैं। जी जैसे बड़ा भाई छोटा भाई मान लो, वहां तक भी मैं मानता हूं, या दो बराबर के साथी, या मैंने एक नाटक को किस तरीके से कंसीव किया है, और वो कंसीव आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। वो कंसीव करने के लिए आपको उस कथ्य का सहारा मिलता है जो लेखक ने पहले ही लिख दिया है। सही बात है। बिल्कुल। और उसी के इर्द गिर्द ही तो आपको उसको उसका ताना बाना बुनना होता है, पड़ेगा जी, ना। जी। तो उस ताने बाने को मैं आपको समझाऊं, मेरे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं अपने अभिनेता को वो समझाऊं। समझाने का मतलब मैं उस प्रक्रिया से उसको गुजार रहा हूं। यार, एक बाप है जो अपनी बेटी की, बच्ची की शादी करना चाहता है, लेकिन बच्ची बहुत कुरूप है, हाँ जी और वो अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा है। जी तो वो अपनी बच्ची से कहता है कि तुम थोड़ा, लड़के वाले आएंगे, थोड़ा खुला हुआ ब्लाउज पहनना। जी। अब इस बाप को दर्द को महसूस करो। अब मैं आपको अपनी भावनाओं के साथ अगर वो सब समझा पाया तो आप उसको महसूस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। जी लेकिन ये मेरे को शब्दों में बयान करना पड़ेगा कि दरअसल ये नाटक या मैं क्या चाहते हैं, फिर अभिनेता कर लेता है। क्या बात है। सर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, नाट्य शास्त्र में जिक्र है चतुर्दिक अभिनय का, जैसे हम आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय की बात करते हैं। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक्टिंग स्टाइल में इसका कैसे प्रयोग हो सकता है, इन चतुर्दिक अभिनय का? आज में जी और आज से सैकड़ों वर्ष जी पहले जी अभिनय वैसा का वैसा ही है, जी उसमें बदलाव आ नहीं सकता है। बिल्कुल जी आंगिक, हाँ अंग, जी वाचिक, बोलकर। आपकी हाँ, वाणी, बोलकर, वाणी जी तो इसमें क्या बदलाव आएगा? जैसा जैसा बदलाव कहाँ आता है? बदलाव आता है कथ्य में। जी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के टाइम पे, और वो जो संस्कृत के नाटक थे और वहां से दौड़ लगा करके, और अब हम आज आधे आधुनिक अधूरे हिंदी और रंगमंच की आधुनिक बात करें, हिंदी आधुनिक रंगमंच, हिंदी लेखकों की बात हिंदी करें, लेखकों जी, की बात करें, और तो उसमें क्या बदला है? कथ्य बदला है। जी और कथ्य के बदलने के साथ साथ आपके हाव भाव और आपके आंगिक और वाचिक और आहार्य और सात्विक अभिनय में ये बदलाव आया है कि क्योंकि आपका कथ्य दूसरा है। जी आज वो उस तरीके के राजाओं वाले और उस तरीके के नाटक नहीं होते। अगर आज होंगे तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो थ्योरी है आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य की, ये जस की तस है। आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कथ्य में जी
इनका उपयोग वैसा का वैसा ही होगा, बस शर्त यह है कि आपको उन कथ्य के साथ जाना पड़ेगा। अब आधे अधूरे अगर हम करेंगे तो ये तो नहीं कर सकते कि कौन कहता है कि मैं ये कर, वो तो क्या नहीं कर बात सर, बहुत खूब, बहुत खूब, वो तो नहीं हो उम्दा। सकता। लेकिन जी, आधे जी। तो वो ये कहेगा कि यहाँ तो वो जैसे आधे अधूरे में डायलॉग है, हाँ जी, है ना, तो वो पता ही नहीं चलता है कि हम कब बड़े हो जाते हैं कब छोटे हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, अब ये उस लड़की का वो है, लेकिन आंगिक वाचिक तो वही रहेगा, आपके हाव भाव तो रहेंगे उस कथ्य के साथ। हाव भाव जी, वो आप बिन्नी का डायलॉग हाव भाव है। कैसे जी, लाएंगे? जी, कथ्य के साथ ही लाएंगे ना। जी, एक लड़की अगर किसी को प्रपोज कर रही है तो ये तो नहीं कह सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जी तो वो यहाँ पर ही वो बदल जाएगा, वो कहेगी कि मैं तुमसे, हाँ, तो एक अलग तरीका। लेकिन आंगिक वाचिक ये जो थ्योरीज हैं ये जस की तस है, इनका आज के परिप्रेक्ष्य में रूप बदल गया है। बाकी वो थ्योरीज वो इतना शाश्वत लिखा है और इतना जरूरी लिखा है भरत मुनि ने जी, कि आज तक वो रेलेवेंट है, बिल्कुल। बस वो परिप्रेक्ष्य बदल गए। बाकी उसमें भरत कुछ मुनि खुद कहते हैं कि मैंने ये लिख दिया है, अब आप इसको अपने अनुरूप इसका प्रयोग करें। Exactly. वो बिल्कुल कहते हैं ये बात हर नाट्यशास्त्र में। अच्छा लिखा हुआ शास्त्र जब लिख दिया जाता है उसके बाद आप उसे अपने परिप्रेक्ष्य में जी, कैसे ढालते ही आपके ऊपर है। बिल्कुल। जी बाकी तो वैसा का वैसा। उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि भाई आंगिक अभिनय किया जाएगा, तो आंगिक अभिनय में आपको अंगों से किस तरीके अंगों से का संचालन जो है, कैसे हाँ। होता है। संचालन तो हम आम जिंदगी में जब हम अभी भी हम बात कर रहे हैं तो ऐसे करते हैं, अगर हमको कोई बात कहनी होती है और बहुत जोर से कहनी होती है तो मैं कह रहा हूँ यार, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हुआ? वहाँ आंगिक, वाचिक और सात्विक आ गया ना, यकीनन, एक साथ हाँ, आ गया। तीनों क्या चीजें बात है? यकीनन। तीनों क्या एक बात है साथ, मैं सर, कहता रहा हूँ यार। वाह क्या बात है। हमारे जो दर्शक हैं वो यकीनन आपको देख रहे हैं और ये जो चतुर्दिक अभिनय की बात चल रही है वो सीख रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल कैसे सीख रहे हैं। होता है। और अब देखो, आप जब आप कहोगे उस कथ्य को, जब आप कहोगे और फील करके महसूस करके कहोगे, क्योंकि आप अपनी बात आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो, मान ही नहीं रहे हो, तुम कहते यार सुनो ना यार मैं जो कह रहा हूँ। जी, तो ये सारा का सारा एकदम मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा इसमें। करना क्या पड़ा कि मुझे जो बात फील हो रही है मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ कि भाई मेरी बात मान ले यार, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ये सारा सब कुछ आंगिक वाचिक सात्विक हो गया ना इसमें। तभी ये भरत मुनि है यहाँ पर, जी। लेकिन उसका तरीका, उसका रूप बदल गया है आज के रूप, आज के एक्टिंग परिप्रेक्ष्य। स्टाइल में, जी। आज के कथ्य आज के कथ्य कथ्य के कथ्यों के आधार पे वो बदल गया है, हाँ, बिल्कुल। कथ्य के आधार पर वो बदल जाता है। और वो आगे भी बदल सकता है क्योंकि भाषाएं या जिस तरीके से हम बदलता रहेगा, वही स्वीकार करते जरूरी हैं। है। जी 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 आधे अधूरे आज का सच है, स्वप्न वासव दत्ता पहले का सच था, कालिदास के टाइम का सच कुछ और है, आज का सच। लेकिन आज भी वो भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है। जी वो जब अभिनय करेंगे तो उस तरीके से करेंगे, तरीके क्योंकि का वो होगा। कथ्य आपको गाइड करेगा। आपका जो कथ्य है वो आपको गाइड करता है खुद कि आप किस तरीके का अभिनय अपनाएं, बशर्ते आप उस कथ्य को समझिए। जी। अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर हम बात ले लें यहाँ पर, अजर अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत फेमस प्ले है संस्कृत का, क्लासिक थिएटर जिसको कहा जाता है। वहां पर भी लव स्टोरी है, लेकिन आज की हम फिल्मों की बात करें या आज की लव स्टोरीज की बात करें तो शायद वहां पे फीमेल जो उस समय शकुंतला का रुख था कि वो शर्माती थी, और अब शायद वो स्पष्ट रूप से कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब वो अपने पांव के अंगूठे को हाँ जी। धरती पर ऐसे करती हुई, यूं करती हुई, जी। और ऐसे आपके नजरों से चुराती हुई कहीं आसमान में देखती हुई कहती है काश तुम मेरी तरफ देखते और मैं तुमसे मोहब्बत करती। ये तो आज का टाइम नहीं है, तो लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो आप। आज वो डायरेक्ट कहती जी। है, लेकिन वो कहती तो है। और अगर आप कोई भी सत्य कहेंगे अपने भीतर का तो आपके चेहरे पे हाव भाव आएंगे, आपके हाथ पैर उसी तरीके से संचालित भी होंगे। और दूसरी बात जो है कॉस्ट्यूम आहार्य, हाँ, जी। तो कॉस्ट्यूम आज के जमाने की होगी। आज का जज जो है उस टाइम के राजा की तरीके से तो नहीं कॉस्ट्यूम पहनेगा। जी तो वो सब वही फिर लौट करके बात वही आती है कि आज के कथ्य के अनुसार आपको उस शास्त्र को ढालना पड़ेगा। बाकी मैं मानता हूँ भरत मुनि ने जो भी अपना ये रचा है वो आज भी रेलेवेंट है, आने वाले 100 साल भी रेलेवेंट रहेगा, शाश्वत रहेगा। शाश्वत है। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम यकीनन है, वो सही बात रंगमंच में भी चलता है, वो Absolutely, अभिनय में भी है, सब जगह है। Absolutely, absolutely। यहाँ सर अभिनय की बात चल रही है, मतलब मेरे सामने भी एक अभिनेता है और मेरे बगल में भी एक अभिनेत्री है, मैं बता दूं अपने दर्शकों को सभी को। और बहुत वो रंगमंच की जब हम बात करते हैं, उसे जब खेला जाता है, नाटकों को खेला जाता है, कहीं ना कहीं सर मुझे जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सिने जगत की तरफ भी आपने जो रुख किया, वहाँ आपका जो ये रंगमंच है, ये
कहते हैं ना कि नींव है। अगर हम एक्टिंग की, अभिनय की बात करें, अदाकारी की बात करें, तो रंगमंच पूरी तरह से नींव है। तो सर उस नींव का कितना इस्तेमाल आपके तौर पे आपको लगता है कि आपने किया, और अपने आसपास कितना और लोगों को उससे आपने जोड़ा? भाई मैंने तो अपनी जिंदगी में ही रंगमंच को जोड़ा हुआ है। क्या बात है। क्योंकि रंगमंच जो है वो आपको जीने की समझ देता है। जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ी लाठी जो है ना वो रंगमंच है। क्या बात है। अगर आपने रंगमंच को अपना लिया और समझ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप रंगकर्मी ना बने, आप अभिनेता ना बने, आप निर्देशक ना बने, आप मंच संचालक ना बने, आप रूप सज्जक ना बने, बावजूद इसके आपको थोड़े वक्त रंगमंच सीखना और जानना और करना चाहिए, क्योंकि आप इंसान तो बनेंगे। क्या बात है। और इंसान बनने के लिए, जिंदा इंसान बनने के लिए आपको रंगमंच की समझ बहुत फायदा करती है। क्या बात है। क्योंकि आप रिश्तों को समझ सकते हैं, आप बेलौस अपनी बात कह सकते हैं, आपको तमीज आती है, आप कहाँ पर कैसे कितनी स्वर में कैसे बात करें ये रंगमंच आपको बताता है। आपको अपने रिश्तों की समझ रंगमंच देता है। क्या बात है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी 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 सर, स्वागत है आपका, बताएं। एक नाटक था संध्या छाया जी। उसमें मुझे आज से करीब करीब 40 साल पहले मैंने वो नाटक किया था। तब तो मैं इतना बूढ़ा नहीं था, यंग था जी। लेकिन वो रोल जो मैंने किया था वो करीब 65 या 70 साल के बूढ़े का रोल था। अगर दर्शकों ने भी देखा हो, पढ़ा हो, समझा हो, तो संध्या छाया एक बड़ा फेमस नाटक है, मराठी का नाटक है। उस बूढ़े और उसकी कहानी दो ही लोगों पर आधारित है। एक बूढ़ा है जिसको नाना बोलते हैं, एक बुढ़िया है नानी। उनके बच्चे चले जाते हैं विदेश, अकेले हैं, बूढ़े के पैरों में दर्द है, नानी के पैरों में दर्द है, चल फिर नहीं सकते, ये सब कुछ था। नानी जो बुढ़िया है वो बड़े से ट्रंक में, संदूक में कुछ साड़ियाँ लपेट लपेट के रखती रहती है कि ये तो मैं अपने छोटे बेटे की बहू को दूंगी, और ये हार मैं अपने बड़े बेटे की बहू को दूंगी, और ये कपड़ा जो है मेरे छोटे बेटे का जो बच्चा होगा उसको दूंगी, ऐसे। तो हम पढ़ते थे तो लगता था यार ये क्या है यार, ये मतलब ऐसे कैसे इतना होता है। तो मेरी जो साथ की एक्ट्रेस थी, बड़ी कमाल की, बड़ी गजब की एक्ट्रेस है, अरुणा जसवंत सिंह उनका नाम है। उन्होंने बहुत शानदार अभिनय किया था, और मेरे ख्याल से हमारे जयपुर रंगमंच की एक सौगात है वो अभिनेत्री के तौर पर। उनका नाम बहुत है जी। तो कहते थे यार ये समझ में नहीं आ रहा है नरेंद्र। तो हमारे निर्देशक, देखिए यहाँ निर्देशक काम आता है जी। उन्होंने कहा कुछ मत करो, 7 दिन तक अपने घर जा करके अपने माँ बाप को देखो, ऑब्जर्व करो उन्हें, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बाकी वही देखो बस, 7 दिन तक और कुछ मत करो। तो मेरे फादर तो थे नहीं, मेरी मदर थी, उनके भी अपने परिवार में उन्होंने देखा। 7 दिन के बाद जब आए तो हम अनलाइटेड थे। मैंने अपने खुद के घर में अपनी मदर को अपने संदूक में कपड़े रखते हुए देखा। वाह। और ये करते हुए देखा कि मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि ये साड़ी तूने किसके लिए रखी हुई है? तो उन्होंने कहा ये इसकी बहू आएगी ना उसको दूंगा। अच्छा। क्या बात। मेरे अचानक बिजली कौद गई, यही तो नानी है। हाँ, क्या बात है। और आप यकीन मानिए उस दिन के बाद से मेरी मदर के साथ संबंध कुछ और ही हो गया। वाह। मैं उनकी सच्चाई समझने लगा। उससे पहले मुझे लगता था यार ये माँ हमेशा ऐसे ही करती रहती है यार, ये पता नहीं कौन सी दुनिया। तब जाके ये है नाटक संध्या छाया। क्या बात संध्या छाया, और ये है आपको जिंदगी की समझ देने वाली चीज। इसलिए मैं कहता हूं कि नाटक को अगर आपने समझ लिया, रंगमंच को समझ लिया, तो आप बेहतर इंसान बन सकेंगे, आप बेहतर नागरिक बन सकेंगे, अपने समाज को कुछ दे सकेंगे। इसलिए थिएटर बहुत जरूरी है। थिएटर की तरफ रुख करना बड़ा जरूरी है। आप लोगों का रुख तो है, अब मुझे लग रहा है मुझे भी रुख कर लेना। हाँ बिल्कुल कर लेना। नेकी और पूछ-पूछ। सर आप अपनी बेबाकी के लिए, मैं यहाँ पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, चाहे राजस्थान रंगमंच की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, और स्पष्टवादिता के रूप में आपकी एक पहचान है। कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ आपके उसमें, चाहे रंगमंच के किस्से की बात करें या मुंबई की बात करें, जब आपको लगा कि भाई यहाँ पर तो स्पष्टवादिता या बेबाकी जो है वो थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत कर गई, या कभी उसका कोई फायदा हुआ हो, ऐसा कुछ कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो?
किस्से बहुत सारे हैं। बेबाकी पता नहीं उसको, हाँ बेबाकी कहेंगे या कुछ मुंह फट जो अगर और भी खराब भाषा में बोले तो मुंह फट आदमी है, कुछ भी बोलता है जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जो महसूस करते हैं जी उसको छिपा करके कुछ और बात करेंगे तो ये नाजायज है, ये गलत है, ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं जो महसूस करता था वो बोल देता था इसलिए लगा रहा हूं कि क्योंकि आप कहेंगे सब था बोल रहे हैं आप। जी। था इसलिए लगा रहा हूं कि जैसे जैसे आपको आपका अनुभव थोड़ा बढ़ता है वैसे वैसे आपके संस्कार आपको थोड़े से और मजबूत होते हैं, जब तो थोड़ा कहने का तरीका बदल जाता है। जी। जब आप यंग होते हैं तो किसी को बेलौस कुछ भी बोल देते कह देते हैं, सही बात है। आज भी मैं बेलौस कुछ भी बोलता हूं, लेकिन मेरे शब्द बदल गए हैं मेरे अनुभव के हिसाब से। वाह। और मेरी वो तुर्शी जो है, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं सच तो बोल रहा हूं लेकिन इसको चुभ भी रहा है, ये ऑफेंडेड फील कर रहा है, और उसका मुझे खामियाजा बहुत बार उठाना भी पड़ा है। तो मुझे लगा ये दो तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो मुझे खामियाजा उठाना पड़ रहा है, एक सामने वाला नाराज हो रहा है, जबकि मैंने ऐसी कुछ बात कही नहीं। जब मैं सोचता हूँ मैंने ऐसा क्या कहा यार, मुझे लगा यार ये कमीज काली है और तुम पर सूट नहीं कर रही है, मैंने बोल दिया। एक तरीका है क्या पहने हो यार, ये कोई पहनने की चीज है क्या यार, क्या पहने हुए हो, तो आपको लगेगा यार ये तो यार बहुत ही बदतमीज आदमी है। गुरु ये अच्छी तो लग रही है लेकिन अगर तुम इसकी जगह कुछ और पहनते तो ज्यादा अच्छी लगती। बिल्कुल, क्या बात वही है। अब ये अनुभव से आया, क्या बात है। लेकिन मैं आज भी रुकता नहीं, झिझकता नहीं। ये मेरी पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत हो गई है। सर मुझे शायद इसका एक जवाब जो मेरे व्यक्तिगत अनुभवों से हासिल हुआ है, आपको पढ़कर हासिल हुआ है, वो कहते हैं ना सर आपके बारे में जितना हम पढ़ते हैं कि आपने, वो कहते हैं ना कि हमने किताबों से सीखा, अपने हालातों से सीखा। शायद एक तो एक बहुत बड़ा फर्क ये रहा हो, ऑब्जर्वेशन की जो बात हो। दूसरा ये कि सर वो कहते हैं ना कि एक कलाकार जो है वो ताउम्र बच्चा रहता है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, है ना, जिसे हम कहते हैं। और कहते भी ये बहुत बड़ी खूबसूरत सी बात है कि बेफिक्र बचपन, बेबाक बचपन, शरारत का पर्याय बचपन। क्या बात। वो शरारतें अपने आप से दूर कभी होनी भी नहीं चाहिए, स्वाभाविकता दूर नहीं होनी चाहिए। यहाँ सर आपसे एक बात हम जानना चाहेंगे, मुंबई की तरफ जब रुख किया आपने और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और एक मामा जी अगर उनकी बात ना हो तो बात शायद अधूरी रहेगी, और वो आप ही की ज़बानी हम जाने कि लोगों ने आपको मामा जी का खिताब दे दिया, वो कहानी क्या है, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। वो क्या था कि यार एक शो आता था घराना, तो मुझे किसी ने, एक प्रोड्यूसर ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे कैरेक्टर है और ये हम चाहते हैं कि आपसे करवाएं। तो अभिनेता के लिए तो ये होता है नेकी और पूछ पूछ जी, कराओ भाई जी। हम तो वहाँ काम ही ढूंढ रहे थे जी। और वो कहता बड़ा अच्छा रोल है, और जब उन्होंने सुनाया तो मुझे वाकई अच्छा लगा, लेकिन वो नेगेटिव तरीके का रोल था, मतलब तो बोले कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है, ये मामा है तो जैसे शकुनी मामा है कुछ वैसे है, और इधर उधर लगाता फिरता है और अपना वो करता रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है हम करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि जितना मज़ा नकारात्मक नेगेटिव कैरेक्टर करने में एक अभिनेता को आता है जी, उतना पॉजिटिविटी में नहीं आता। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो पॉजिटिविटी एकदम सीधी सपाट सही होती है, सरल है एकदम। सरल है जी। और नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ हेर-फेर करता रहता है, कुछ करता रहता है, तो एक्टर के लिए उसमें ज्यादा संभावनाएं दिखाई देती है। मुझे लगा ठीक है यार करते। मैंने वो रोल किया और मैंने उसे ब्रिज भाषा में किया। उन्होंने कहा कि ये सीधी सीधी हिंदी में मजा नहीं आएगा। जब चैनल वाले बैठे तो बोले सर सीधी सीधी हिंदी में मजा नहीं आएगा, तो आपका तो इतना थिएटर का एक्सपीरियंस है तो आप कुछ इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसको यूपी की भाषा में कर दें, यूपी का डायलेक्ट ले आए। तो वो यूपी से डर गए, नहीं सर यूपी बहुत हो गया है यूपी। मैं कहा नहीं यूपी बहुत नहीं होगा, यूपी में अलग अलग जगह हैं, आपको यूपी के बारे में अभी वो नहीं है पता। यूपी मतलब भैया और उस तरीके की बात। मैंने कहा ऐसा नहीं है। यहाँ मैं बता दूं कि सर का जो बेस रहा है वो भी यूपी ही रहा है। हाँ जी। मेरे फादर अलीगढ़ से माइग्रेट होके जयपुर में आए थे। वाह वाह वाह।
तो मैंने उनका यार एक ब्रज भाषा होती है, वो अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं की है सीरीज में, सीरियल्स में, इसमें। तो उनको समझ में नहीं आया। बोले अच्छा आप बताइए कैसे करेंगे। तो मैंने उनको ब्रज भाषा में 2-4 डायलॉग बोल के बताया, तो उनको इट साउंड्स वेल, साउंड्स गुड। मैंने कहा चलो इनको इट साउंड्स गुड। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं, मैं वो झलक जरूर एक बार देखना चाहूंगा, क्योंकि 2 ही शब्दों में उस पूरे के पूरे किरदार की कहानी को बदल के आपने रख दिया। वो हम थोड़ा सा आपकी वो झलक हो जाए सर। अरे लाला का झलक करेगो यार। क्या बात है, रहने दे भैया। बहुत खूब। और उसमें एक तकिया कलाम और मैंने डाला था जी। अब जैसे मैं आपको बोल, रहने दे भैया काहे को ये झलक 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 लगाए रखी है, राधे 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 राधे। तो हर चीज में राधे राधे वो, जैसे वो कभी कुछ उसका सिर्फ एंटर होता था, कुछ कैरेक्टर्स कुछ भी कर रहे हैं और वो बीच में आता था, पान की डिबिया में से पान खाता था और ऐसे ऐसे करके मुस्कुरा कहते राधे राधे। क्या बात है। बस तो वो उनको अच्छा लगा। ये कैरेक्टर पता नहीं क्यों लोगों को पसंद आ गया जी। और मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और मेरे साथ के एक्टर्स भी आज तक भी उस सीरीज में जो लोग काम करते तो मुझे मामा जी बोलते हैं। वाह। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा सीरियल किसी ने मुझे बुलाया, दूसरा सीरियल मिला, उसमें भी मामा का रोल था। वो था पिया का घर, और उसमें भी उन्होंने मुझे ये रोल दे दिया और वो लोग भी सब मामा जी बोलने लग गए। आधा सीरियल वर्ड मुझे मामा जी बोलने लगा, क्योंकि मैंने एक के बाद एक 3 या 4 ऐसे कैरेक्टर्स किए। कैरेक्टर सब अलग अलग थे, भाषाएं सबकी अलग अलग थी, लेकिन बेस सबका एक जैसा था। अब मैं सोचता हूँ कि जैसे किसी ने कहा भी कि सर आप इतना 80s इतनी नेगेटिविटी कैसे कर जाते हैं। मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ उससे ज्यादा पॉजिटिव कोई बात ही नहीं है। आहा, क्या बात है, इससे बड़ी तारीफ क्या होगी। क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि नेगेटिव रोल अगर कोई अभिनेता करता है और अगर ये सोच के करता है कि मैं ये नेगेटिव रोल कर रहा हूं तो गड़बड़ कर देगा। बिल्कुल। उसको ये सोचना पड़ेगा कि इससे अच्छी सोच ही कोई नहीं है कि मैं इसका गला काट डालूं। इस आदमी को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, धरती पर बोझ है तो मार डालो इसको। जब ये सोचोगे कि मैं तो सबसे ज्यादा शुद्ध आदमी हूं, सबसे अच्छा आदमी हूं, बिलीव करने लगे उस चीज में, तो वो पॉजिटिविटी कि जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप नेगेटिव कैरेक्टर करेंगे उतना ही वो नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा निखार पे आएगा। क्या बात है सर। यहाँ एक क्वेश्चन भी, एक सवाल भी उभर के आता है जहन में। आपने बताया कि मामा जी का जो कैरेक्टर है, यहाँ तक कि लोगों ने मामा जी कहना शुरू कर दिया। आधी इंडस्ट्री मुझे टीवी इंडस्ट्री मामा। सर यहाँ ये एक सवाल जो उभर के आता है, एक शब्द है वो टाइप कास्ट हो जाना, है ना, एक ही तरह के किरदार करते चले जाना। तो कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि कहीं मैं टाइप कास्ट तो नहीं हो गया, या आज जो यूथ आपको देख रहा है उनको भी ये लगे कि एक ही तरह का किरदार निभाता आ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ कभी हुआ? ऐसा डर लगा था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से मैंने वो किए भी, लेकिन मैंने सबको अलग अलग भाषाएं दी, अलग अलग डायलेक्ट दिए। लेकिन हाँ फिर भी डर तो था कि हर आदमी मामा जी का कैरेक्टर लेके आ रहा है। मामा जी नहीं तो उसने चाचा जी कर दिया उसको, लेकिन रूप वही का वही है। तो मुझे लगा कि यार ये टाइपकास्ट तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे एक ऐसा सीरीज मिल गई जिसमें मैं डॉक्टर सालुखे का रोल कर रहा था। जी। तो जब मुझे ये रोल करने को मिला तब मैंने कहा हाँ अब ठीक है, मैं टाइपकास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अब लोग मुझे डॉक्टर सालुखे के रोल में भी पसंद करने लगे हैं, वही लोग जो मुझे उस मामा जी के रोल के लिए पसंद करते थे। क्या बात है। तो मैंने एक बहुत सोचे समझे तरीके से इस बात को बढ़ाया अपने अभिनय में कि ये जो डिफरेंट कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ ये भी उतनी सच्चाई के साथ करूँ ताकि लोग मामा जी के, आज भी मुझे वो मामा जी बोलते हैं, लेकिन वो सब बोलते हैं यार मामा। अब मेरे डायरेक्टर हैं जो पुराने, जो जिन्होंने सीरीज डायरेक्ट की, कहते यार मामा तू यार डॉक्टर सालुखे में तो यार बहुत अच्छा है यार। वाह। तो मुझे लगा ये ठीक है, मतलब ये आदमी जो मुझे मामा बोल रहा है वो भी सालुखे को पसंद कर रहा है, इसका मतलब थैंक गॉड मैं अपने आप को उससे बचा सका टाइपकास्ट। और ये शायद सारी चीजें रंगमंच के माध्यम से ही आपके अंदर कहीं ना कहीं Absolutely, आई। बिल्कुल और रंगमंच की हम बात करते हैं क्योंकि रंगमंच जो है वो कहीं ना कहीं आपको जीवन जीना सिखाता है। विश्व रंगमंच दिवस जो हम मनाते हैं हर साल, रंगमंच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? रंगमंच के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपको जिंदगी की समझ चाहिए तो रंगमंच को अपनाइए, क्योंकि वो
कहा ने जो मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वही गजल आपको सुनाता हूँ। आहा, मैं वैसे ही रंगमंच को जीता क्या हूँ बात और है। भोगता हूँ और महसूस करता हूँ। क्या बात है। क्या तो सर बात, बहुत खूब। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, बस तुझसे ज़रा दोस्ती की ज़रूरत है, और रंगमंच जो है वो दोस्ती कराने में बड़ा कामयाब है। हाँ। और सर आप आज इस मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत जो है वो बस आपसे यूं ही जारी रहे, लेकिन क्या कहें सर, घड़ियाल बाबू ने अभी इशारा दे दिया है। तो अभी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम, और फिर एक बार और मुलाकात शायद इसी मंच पे करेंगे आपसे। जरूर जरूर। तब तक धरती के लिए धुरारी के मंच पर। बिल्कुल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार कि आप थैंक यहाँ यू, आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। Thank you so तो much. दोस्तों ये थे हमारे साथ नरेंद्र गुप्ता सर, और इनके जीवन की जो यात्रा है बड़ी खूबसूरत सी हमने यहाँ जीने की कोशिश की। और ऐसे ही आप लोग भी खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगले अंक पे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अजहर को और मुझे प्रियदर्शनी को। धन्यवाद। नमस्कार।